दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ अधिगम में होने वाली प्रमुख विकृतियों की, या अधिगम में हमें किस प्रकार से विकृतियाँ देखने को मिलती हैं, या अधिगम को विकृतियाँ किस प्रकार से प्रभावित करती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं और इनको पहचाना कैसे जा सकता है। यानी कि जब हम कक्ष में शिक्षण करें तो हम बहुत सारे छात्रों में से कौन किस विकृति से प्रभावित है इसका चयन कैसे करें, इसके लिए आज मैं देखने वाला हूं। और आप सभी लोगों को पता होगा कि ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे यूटेट की बात हो, चाहे सीटेट की बात हो, चाहे अन्य कंपटीशनों की बात हो, एलटी लेक्चरर, ये हर एग्जाम में आता है। तो ये खास तौर से तैयार किया गया है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप लोग भी देखिए इसको। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रमुख विकृतियाँ। तो विकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं हम देखते हैं कि किसी में पठन संबंधी विकृति होती है, यानी कि कोई पढ़ नहीं पाता है, और कोई किसी में लेखन संबंधी विकृति होती है, कोई अच्छा पढ़ता है लेकिन लिख नहीं पाता है, और कोई मैथमेटिक्स को यानी कि गणित को समझ नहीं पाता, उसमें गणितीय विकृति होती है। इसमें गणितीय ऐसा होगा, गणितीय विकृति। और किसी किसी में ये तीनों विकृतियां नहीं पाई जाती, तो उसमें मौखिक विकृति होती है। वह अपने जो भावनाएं हैं या जो उसके शब्द हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये प्रमुख रूप से कौन कौन से इनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले नंबर पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पठन संबंधी विकृति, यानी कि पठन संबंधी विकृतियां कौन कौन से हैं। तो पठन संबंधी विकृति कौन कौन सी, पहला नंबर पे हमारा आ जाता है पठन संबंधी विकृति में डिसलेक्सिया यानी कि डिसलेक्सिया। दूसरा आता है एलेक्सिया, और तीसरा आता है हाइपरलेक्सिया। ठीक है, ये इस प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं, यानी कि इनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है अलग अलग उसमें, ठीक है। तो ताकि क्या हो, ये आसानी से समझ में आ जाए, खास तौर से एग्जाम की दृष्टि से। तो ये जो भी आपको दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पहले बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया की, बात करते हैं। तो देखिए डिसलेक्सिया जो है रूडोल्फ बर्लिन द्वारा कब खोजा गया था। इस बीमारी को सर्वप्रथम 1887 में, ठीक है, खोजा गया, और इसे क्या कहा जाता है, शब्द अंधता भी कहा जाता है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा में बहुत सारे जो छात्र रहते हैं उसमें से अलग अलग लक्षण हैं। तो हम ये बीमारी है उसको कब निर्धारित करेंगे, जब हम देखेंगे कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई हो रही है, यानी कि उसको कठिनाई महसूस हो रही है, अक्षरों की ध्वनि नहीं सीख पा रहा है, यानी कि ये मिस्टेक हो रखा है। तो अक्षरों की ध्वनि को सीख नहीं पा रहा है, यानी कि पहचान नहीं पा रहा है, और स्वर्ण वर्णों का लोप होना, यानी कि बीच बीच में जो वर्ण हैं उनको गायब कर दे रहा है। शब्दों को उल्टा पढ़ना, बहुत बार शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, यानी कि जो है बच्चे सीधा न पढ़ के उल्टा पढ़ते हैं। समान उच्चारण ध्वनियों को पहचान न पाना, यानी कि बहुत सारे समान उच्चारण होता है जिन ध्वनियों को उनको पहचान नहीं पाता है। शब्दकोश का अभाव, बहुत कम शब्दकोश रहता है। भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव, और उसके पास जो है अर्थपूर्ण प्रयोग नहीं किया जाता है। और स्मरण शक्ति कमजोर होती है, उसकी स्मरण शक्ति यानी कि याददाश्त बहुत कमजोर होती है, और पेंसिल पकड़ने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। तो अब इसको पहचानने के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो इसका बोर्ड टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न 1973 एलेना बॉर्डर के द्वारा दिया गया था। तो ये एक पहचान परीक्षण है कि कैसे हम डिसलेक्सिया का जो है पहचान करेंगे, ठीक है। दूसरा है डिसलेक्सिया अर्ली स्क्रीनिंग परीक्षण, वो डिसलेक्सिया स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि भारत में किया जाता है या किया गया, ठीक है। तो ये जो है इन परीक्षणों के द्वारा हम जर्नली इनका पता लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर देखेंगे तो हम लोग देखने से ही हम किसी भी विद्यार्थी का पता कर सकते हैं कि वो किस बीमारी से पीड़ित है या विकृत है। अब इसका उपचार क्या है, इसके उपचार पे आते हैं। तो उपचार क्या है, पूर्ण उपचार संभव नहीं है, लेकिन इसका पूर्ण जो उपचार है उसको नहीं किया जा सकता है। निम्नतम स्तर पर उचित शिक्षण अधिगम द्वारा लाया जा सकता है, यानी कि इसको कम किया जा सकता है। इसका उपचार तो संभव नहीं है, लेकिन इसको कम किया जा सकता है कि उस व्यक्ति को या उस बालक को समझ में आ जाए। ऐसी जो शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग करके इसको कम किया जा सकता है,
ठीक है, तो ये समझ आ गया। अब हम अगला देखते हैं, एलेक्सिया। एलेक्सिया क्या है? ये भी किससे संबंधित है? पठन अक्षमता, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, सीखना अक्षमता, यानी कि पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाता है, इसमें भी पढ़ नहीं पाता है। और अगला थर्ड वाला हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया शब्द या वाक्यों का अवबोध न होना, ठीक है, उसका बोध न होना, ठीक है, उसको समझ में ना आना, तो ये हाइपरलेक्सिया है। अब अगले उसमें आते हैं, लिखने या लेखन संबंधी विकृति अक्षमताएं, ठीक है, राइटिंग संबंधी, ठीक है। पहले में कौन सा आ गया था? आपने देखा कि पहले वाले में कौन सा आया था, हमने कितने प्रकार के बताए थे। देखिए यहाँ पे पठन, पठन हो गया कंप्लीट, पठन के 3 प्रकार, डिसलेक्सिया, एलेक्सिया और हाइपरलेक्सिया हो गया। अब लेखन संबंधी, उसके बाद आएंगे गणितीय विकृति और फिर मौखिक विकृति में आएंगे। तो देखिए अभी हमारा कौन सा है? लेखन संबंधी विकृति, तो अक्षमता यानी कि, तो कौन सा है? डिस्ग्राफिया, नंबर 1 डिस्ग्राफिया, दूसरा डिस्पेक्सिया, डिस्पेक्सिया, थर्ड है अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, और फोर्थ अग्रेफिया, अग्रेफिया, ठीक है। तो इनको याद कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पहला वाला है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया इसका देखेंगे, डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लेखन विकृति है, लिखते समय स्वयं से बातें करना, अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, अपठनीय हस्तलेखन, अपूर्ण अक्षर लिखना। इस प्रकार के जो भी बालक होंगे या इस प्रकार की विकृति से संबंधित जो बालक होंगे, तो उन्हें उनमें कौन सा दोष पाया जाएगा? डिस्ग्राफिया, ठीक है। यहाँ ग्राफ से थोड़ा समझ सकते हैं, ये ग्राफ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि राइटिंग यानी कि राइटिंग, लिखना, आकार बनाना, अक्षर समझना, और इस चीज़ को हम लोग याद कर सकते हैं। ग्राफ का यहाँ पे मैथ से मत लेना, गणित से मत लेना, कहीं गलत हो सकता है, ठीक है। और इसका उपचार क्या है? तो इसका उपचार एक ही है, ये हम सभी जानते हैं कि लिखने का अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी इसके जो राइटिंग है उसको सुधारा जा सकता है और लेखन विकृति को भी सुधारा जा सकता है, ठीक है। अगला डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया लिखने व चित्रांकन में कठिनाई महसूस करता है, सूक्ष्म व स्थूल गामक योग्यता की कठिनाई होती है, ठीक है, लिखने में अधिकतर महसूस करेगा कठिनाई। और अगला थर्ड है, क्या है वो? अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिख नहीं सकना, वो हाथ व आंख में समन्वय नहीं स्थापित कर पाता है, यह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। तो ये इसमें जो ये लक्षण बताए गए हैं ये किसके हैं? अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया, ठीक है। और अगला है अग्रेफिया। अग्रेफिया मतलब इसमें बालक द्वितीयक भाषा के प्रति अक्षरता प्रदर्शित, असाक्षरता प्रदर्शित करता है, यानी कि असाक्षरता होगा यहाँ पे, यानी कि जो है वो द्वितीय भाषा, एक भाषा तो आ जाएगी, जैसे मातृभाषा आ जाएगी, उसको हिंदी आ जाएगी, और उसको सीखने में क्या कठिनाई होगी? उसको इंग्लिश सीखने में कठिनाई होगी, यानी कि इंग्लिश कौन सी होगी? द्वितीय भाषा होगी, ठीक है। तो ये हो गए अग्रेफिया। अब आते हैं गणितीय विकृति। तो गणितीय विकृति में लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, ठीक है, लेक्सिकल डिसकैल्कुलिया, ग्राफिकल डिसकैल्कुलिया, फिर वर्बल डिसकैल्कुलिया। तो ये तो हमें पता चली जाएगा, डिसकैल्कुलिया जहाँ पे भी आएगा, देखिए मैथ्स वाले में जो भी है डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया, डिसकैल्कुलिया आया, तो कहीं पे भी अगर हमें डिसकैल्कुलिया मिलता है, इसको हम कैलकुलेट से कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ को गणना करने के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो वो किससे संबंधित होता है? वो मैथ्स से संबंधित होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जहाँ पे भी कहीं डिसकैल्कुलिया आया है, तो इसका मतलब डिसकैल्कुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है, कैलकुलेशन से संबंधित है मतलब मैथ्स से संबंधित है, मैथ्स से संबंधित है मतलब गणितीय विकृति है उसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि जो डिसकैल्कुलिया है उसमें क्या होता है, तो इसमें अंकों संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर सूत्र और सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता शामिल है, जैसे चिन्ह नहीं पहचान पाना, नाम और चेहरा नहीं पहचानना, दिशा ज्ञान का अभाव आदि, ठीक है। तो ये जो है
गणितीय जो विकृति है उसमें देखने को मिलेगा। और इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, तो इसका उपचार कर सकते हैं फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके पढ़ाया जा सकता है, कंप्यूटर के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, वीडियो गेम्स आदि के द्वारा जो है उसको बच्चे को उपचारात्मक शिक्षा दी जा सकती है, या जो शिक्षण विधि है वो अपनाई जा सकती है। ठीक है, अगला अब हम बात करेंगे मौखिक संचार अक्षमता या वर्बल। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर पे आता है अफेजिया। अफेजिया, दूसरा डिस्फेजिया या डिस्फेसिया। ठीक है, ये दो प्रकार की जो है पाई जाती हैं। तो अब इसमें देखेंगे पहला अफेजिया में मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, यानी कि मौखिक भाषा को ग्रहण नहीं कर पाता है, मौखिक रूप से विचारों को व्यक्त करने में कठिनाई होती है, तो ये अफेजिया हो गया। ठीक है, डिस्फेसिया, डिस्फेसिया इससे ग्रसित बालक बालक बालिका विचार की अभिव्यक्ति करते समय कठिनाई महसूस करते हैं। इसका कारण ब्रेन डैमेज, यानी कि ब्रेन डैमेज होता है, तो वो अपने जो अनुभव हैं या अपने जो भी एक्सपीरियंस है या उसके जो भावना है या उसके जो विचार हैं उनको व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो अब अगला हमारा क्या है, जो ये विकृतियां थी ये, ठीक है, ये प्रमुख रूप से ये विकृतियां थी। अन्य जो भी विकृतियां हैं हम उनको देखेंगे कि मेन जो थे वो हो चुके हैं, लेकिन इनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है डिसऑर्थोग्राफिया। डिसऑर्थोग्राफिया मतलब ये क्या है, वर्तनी संबंधी विकार है, ये वर्तनी संबंधी विकार को बोलते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। ठीक है, सेकंड वाला है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी मतलब श्रवण संबंधी विकार है, इसमें सुन नहीं पाता है। और ऑडिटेकिया, ऑडिटेकिया मतलब श्रवण बाधा विकार, इसमें श्रवण में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, विजुअल से तो हम समझ गए कि दृश्य संबंधी है, तो ये दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता विकार है, दृश्य संबंधी है। ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो सेंसरी से हम समझ सकते हैं कि इंद्रिय समन्वयन क्षमता विकार है, इंद्रियों का समन्वयन ठीक प्रकार से नहीं किया जाता है तो वो विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, इसमें ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाना, यानी कि संगठनात्मक पठन विकार है, ये संगठनात्मक पठन विचार है। इस पे उसके बाद इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज्म। ये हर एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है ऑटिज्म। ठीक है, तो एक शब्द को बार बार दोहराना, जैसे बहुत बार हम लोग देखते हैं कि कोई बच्चा बार बार एक ही शब्द को बोलता है, अगर वो पढ़ रहा है शब्द 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 कहते रहता है और उसे आगे नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो उसी को बार बार दोहराता है। इसके लक्षण जन्म से 3 वर्ष में ज्ञात हो जाते हैं। ठीक है, कि बच्चा कैसा है पढ़ने में, क्योंकि वो शब्द को बार बार रिपीट करेगा, रिपीटिशन होगा, उसी शब्द को बार बार बोलेगा, तो उसके अंदर ये लक्षण हमेशा पाया जाएगा। ठीक है, सामाजिक व्यवहार व संपर्क कमजोर होता है, परिचित को पहचान नहीं पाता है, तो ये लक्षण होते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट है कि विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और अगला है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया एक अवसाद जो भावनात्मक विकृति है, गंभीर तनाव की स्थिति को बताता है। डिस्थीमिया, डिस्थीमिया। ठीक है, और डिस्मेमोग्राफिया, डिस्मेमोग्राफिया एक स्मृति दोष है जिसको ज़्यादा याद नहीं किया जा सकता है। स्मृति मतलब स्मृति किसी को याददाश्त तक बोलते हैं। मोनेप्लेसिया, मोनेप्लेसिया एक हाथ और एक पैर का विकार है। ठीक है, एक हाथ में या एक पैर में जो दोष उत्पन्न होता है उसे मोनेप्लेसिया कहते हैं। ठीक है, अगला हेमीप्लेशिया। हेमीप्लेशिया दोनों हाथ में या दोनों पैर प्रभावित होते हैं तो ये विकार उत्पन्न होता है, हेमीप्लेशिया। और क्वाड्रिप्लेशिया, क्वाड्रिप्लेशिया मतलब चार, चार से मतलब हाथ पैर दोनों चार हो गए तो प्रभावित होता है, क्वार्टर से समझ सकते हैं 1/4। ठीक है, अगला एक्यूटेशन। एक्यूटेशन अंग विच्छेदन, यानी कि अंग अलग होना या अंग जिसका अंग अलग हुआ होता है तो ये विकार होता है। एपिलेप्सी, एपी मिर्गी के दौरे। ठीक है, बहुत बार आपने सुना होगा एपिलेप्सी।
ठीक है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा मतलब उच्च दाब से रेटिना या आंख का क्षतिग्रस्त होना, रेटिना आंख में जो है रेटिना का क्षतिग्रस्त होना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा सकता है। ये क्या कहलाता है, ग्लूकोमा। ग्लूकोमा, कोमा से हम लोग इसको अन्य सेंस में न लें, कोमा मतलब कोमा से ये कोमा में जाते ही अंधेरा छा जाता है, तो अंधेरा कब छाता है, जब हमारी आंख खराब होती है, इसको इस अर्थ में ले सकते हैं, ठीक है। लोकोमोटर, लोकोमोटर गामक बाधा, ठीक है। ये डिमेंशिया, अगला डिमेंशिया, तो ये किससे संबंधित है डिमेंशिया, चिंतन, स्मृति और निर्णय शक्ति कमजोर होना, तो ये कौन सा है, डिमेंशिया, ठीक है। और अगला है इंपॉर्टेंट है अगला, हाइपोटोनिया। हाइपोटोनिया क्या है, इसे फ्लॉपी बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे ग्रस्त बालक के मस्तिष्क के संकेत को मांसपेशियों द्वारा ठीक से अनुकरण नहीं होता। ऐसे बालक ढीले ढाले बैठे रहते हैं। हम देखते हैं क्लासों में बहुत सारे बालक एकदम से ढीले रहते हैं, यानी कि वो सक्रिय बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो ऐसे बालक किसके शिकार होते हैं, हाइपोटोनिया के जो विकार है उसके शिकार होते हैं, ठीक है। अवधान विकास, तो इसके क्या है, ध्यान का अभाव, यानी कि अतिक्रियाशीलता विकृति, यानी कि किसी चीज में ध्यान न लगाना, बेचैनी, दोषपूर्ण व्यवहार, ध्यान भटकना आदि लक्षण हैं। ऐसे बालक एक स्थान पर नहीं टिकते, इधर उधर घूमना, ऊपर नीचे चढ़ना, गलती ना मानना, सड़क पर नियमों का पालन न करना, बातचीत के बीच में बोलना, आवेश आदि में आकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं अवधान विकास होता है उनमें, ठीक है। और इसमें एक होता है अधिगम पठार। अधिगम पठार का मतलब क्या होता है, अधिगम पठार जब बालक में सीखने की क्षमता एकदम से रुक जाती है, यानी कि उससे आगे वो सीख नहीं पाता, तो उसको अधिगम पठार कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो विकार संबंधी क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से बनेंगे विकार संबंधी क्वेश्चन, यानी कि अधिगम विकार संबंधी क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा, या फिर से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये तो 100% है कि 1 या 2 नंबर का तो हर एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये विकार लर्निंग संबंधी, यानी कि सीखने से संबंधी जो विकार होते हैं वो जानना हमारे लिए एक शिक्षक होने के नाते या शिक्षक बनने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आएगा और आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।